हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं, जेई और नीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ चर्चा यहाँ पर होंगी। आज इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, दूसरा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, without wasting any time, let us start with our lecture. तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात हम आज ये समझेंगे, आज हम ये सीखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये बोर्ड ही, जैसे कि ये स्टाइलस, जैसे कि मैं, जैसे कि ये कैमरा जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, क्या है भाई, ऑब्जेक्ट्स, वो सारे ऑब्जेक्ट्स किससे बने हुए हैं। हर ऑब्जेक्ट्स का, या मैं कहूं हर मटेरियल का, हर सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है। बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। सही है, बिल्डिंग ब्लॉक कौन है भाई, हमारा एटम। ये हमने स्कूल में पढ़ा था कि जितना भी मैटर होता है एटम उसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अब एटम को अगर देखा जाए तो एटम के अंदर स्टूडेंट्स आपको कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के, 3 टाइप के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। एक पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन, और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। ये 3 टाइप के पार्टिकल अपने को एटम में मिलते हैं। अब इसमें से हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्यों, वो थोड़ी देर में आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जरा हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर मैं न्यूट्रॉन को भी चलो कंसिडर कर लेता हूं फॉर अ मोमेंट, चलो अगर मैं न्यूट्रॉन को भी कंसिडर कर लेता हूं, ये तीनों पार्टिकल जो हैं, इन तीनों पार्टिकल के पास मास होता है। क्या होता है बेटा, मास होता है। क्योंकि बट ऑब्वियस है यार, ये जो हमारा एटम है ये बिल्डिंग ब्लॉक है मटेरियल का। हर मटेरियल के पास मास है। वो मास कहां से आया, एटम से। एटम के पास मास कहां से आया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो इनके पास मास भी है। अब स्टूडेंट, सपोज कर लो कि अगर मैंने दो प्रोटॉन लिए, तो एक प्रोटॉन मान लो यहां पर है, दूसरा प्रोटॉन मान लो यहां पर है, और दोनों के पास क्या है बेटा, मास। क्या है भाई, दोनों के पास मास। लेट अस से इसका मास मैंने ले लिया m सबस्क्रिप्ट में p, इसका मास ले लिया मैंने m सबस्क्रिप्ट में p, एंड लेट अस से कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास 2 पार्टिकल्स है और उनके पास मास है, तो मैं यहां पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई कर सकता हूं। क्या अप्लाई करूंगा भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो आपने पढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहां सीधा ग्रेविटी पहुंच गए। थोड़ी टाइम में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ग्रेविटी की बात मैं क्यों कर रहा हूं। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सही कि नहीं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलता है कि एवरी मास विल अट्रैक्ट एवरी अदर मास इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 प्रोटॉन रखूंगा तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से, ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही कि नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्व हुआ है, ऐसा देखा गया है कि अगर हम 2 पार्टिकल्स, या मैं कहूं 2 प्रोटॉन्स को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, तो वो अट्रैक्ट होने के बजाय क्या हो जाएंगे भाई, रिपेल होंगे। ये सब ऑब्जर्व होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि भाई अगर हम 2 प्रोटॉन्स को रखते हैं तो वो अट्रैक्ट के बजाय एक दूसरे से क्या हो रहे हैं भाई, रिपेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ग्रेविटी के अलावा भी कुछ फोर्स यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं भाई, रिपेल कर रहे हैं। अब इन फोर्सेस को ही, या मैं कहूं
इन फोर्सेस के कारण को ही, रीजन को ही हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रोटॉन्स के पास मास के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। सो दीज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, they have additional property called charge। मतलब मास तो है ही इनके पास, लेकिन मास के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया भाई, चार्ज, जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं भाई, दूर जा रहे हैं। ये दोनों पार्टिकल्स, ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आई बात समझ अपने को। यहां पर जब चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो उस फोर्स को हम लोग ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे चल के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ऐसा देखा गया कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि कौन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास एक मास के साथ साथ एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज बोलते हैं, और अट्रैक्ट होने के बजाय एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। क्यों रिपेल हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स नाम की चीज लगा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। और ये चार्ज की प्रॉपर्टी बेटा सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में है, इसलिए मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि हम डिस्कशन में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। न्यूट्रॉन के पास केवल मास होता है, न्यूट्रॉन हैज ओनली मास, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। सो द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास होती है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसको हम न्यूट्रल बुलाते हैं। तो इन शॉर्ट चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच पार्टिकल्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास। तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फिनोमिना भी वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और अगेन इसकी पढ़ाई, मैग्नेटिक फिनोमिना की पढ़ाई हम दूसरे चैप्टर में करने वाले हैं। तो भाई यहां पर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल रखा है हमने कि यार चार्ज होता क्या है। तो सर चार्ज एक एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास प्रॉपर्टी होती है वैसे चार्ज होती है। मास की वजह से पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, क्यों, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, मतलब अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी भी इनके पास आती है। उसी प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया चार्ज, उसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया भाई, चार्ज। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। अब ऐसा देखा गया स्टूडेंट्स कि अगर हम दो सेम टाइप के चार्ज को रखते हैं, अब देखो मैं आपको टाइप ऑफ चार्ज बताता हूं जरा पहले, ये कौन कौन से टाइप ऑफ चार्जेस यहां पे अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ चार्जेस यहां पर अवेलेबल होते हैं। तो दुनिया में बेटा दो टाइप के चार्ज अपने को मिलेंगे, दो टाइप के चार्ज अपने को मिलेंगे। कौन से टाइप रहेगा, जो एक होगा भाई पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। दुनिया में यही दो टाइप के चार्ज आपको मिलेंगे, एक टाइप होगा पॉजिटिव और एक टाइप क्या होगा, नेगेटिव। जैसे प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। बीटा पार्टिकल्स हम सुनेंगे, रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे, बीटा पार्टिकल्स आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया, उनको ग्रुप में डाल दिया। कुछ एक ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव कह दिया, एक ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल को हमने नेगेटिव कह दिया, ऐसे। अब ये ऑब्जर्व हुआ है बच्चा, ठीक है ना, इट इज बीन ऑब्जर्व्ड
that like charges will repel and unlike charges will attract। इसका मतलब कि जो भी सेम नेचर वाले चार्ज होंगे, सेम नेचर का मतलब, लाइक चार्जेस का मतलब सेम नेचर, सेम वाले चार्ज होंगे, वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है ना भाई, मतलब अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर मेरे पास एक नेगेटिव है और सामने भी दूसरा नेगेटिव है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था, दो प्रोटॉन थे तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे थे भाई, रिपेल कर रहे थे। बराबर ना, पिछले एग्जाम्पल हमने ये देखा कि भाई दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स भी होते तब भी वो एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते। लेकिन अगर मेरे पास एक प्रोटॉन होता और एक इलेक्ट्रॉन होता तो वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपेल के बजाय क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये अट्रैक्शन रिपल्शन का खेल क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। और ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास होती है। जैसे कौन कौन से पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, नेचर ने उसको वंचित कर दिया। नेचर ने उनको बोला भाई तेरे को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तेरे पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दिया गया है। सही है। अब जब हम एटम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी एटम की बात करते हैं, एनी एटम, तो किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, total number of positive charges is equal to total number of negative charges। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो जितने नंबर में पॉजिटिव चार्ज होंगे, सही आ रहा है कि नहीं, हाँ, जितने नंबर में पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर में नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो जिसके वजह से हमारा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ये भी मैं आपको डिटेल में थोड़ी टाइम में समझाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब उस एटम के ऊपर जो टोटल चार्ज है या मैं कहूं नेट चार्ज जो है वो जीरो है। अब ये कैसे जीरो आया उसकी भी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सही है। सो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमारे आसपास जितने भी मैटर आप देखते हो, ये कैमरा हो गया, ये स्टाइलस हो गया, बोर्ड हो गया, मैं हो गया, तुम हो गए, जितनी भी चीजें ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है सब की सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ही नंबर में पॉजिटिव चार्ज होता है जितने नंबर में नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। वो बैलेंसिंग का खेल भी अभी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक इस थोड़े टाइम पीरियड में हमने क्या सीखा, 10 मिनट में भी हमने क्या सीखा। हमने पहली बात सीखी कि चार्ज क्या होता है, और फिर हमने ये सीखा कि ये चार्ज कहां होता है, सर एटम के अंदर होता है, और फिर हमने सीखा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इन चार्जेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो। तो देखा जाए तो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज के पास। पहला, दे हैव और दे आर एडिटिव इन नेचर जस्ट लाइक मास। डिटेल में बताऊंगा थोड़े टाइम में, खाली नाम सुन लो। दे आर एडिटिव इन नेचर। दूसरा, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, वर्ड याद कर लो, दे आर क्वांटाइज्ड। तीसरा आएगा दे आर ऑलवेज कंजर्व, दे आर ऑलवेज कंजर्व्ड। और चौथा, दे आर
इनवेरिएंट, दे आर इनवेरिएंट। ये भी हम डिस्कस करेंगे इंट वेरिएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चार्जेस के पास ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई? दे आर एडिटिव इन नेचर जस्ट लाइक मास, दे आर क्वांटाइज्ड, दे आर कंजर्व्ड एंड दे आर इनवेरिएंट। अब इन चार प्रॉपर्टीज को बारी बारी से जरा हम डिस्कस करेंगे। सही है, आओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिव नेचर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट, सपोज कर लो कि हमारे पास दो बैग हैं, हमारे पास दो बोरीज है। बोरी बोलो, बैग बोलो, ठीक है, हमारे यहाँ पे उनको बोरी सब बोलते थे भाई। ठीक है, बैग, गनी बैग जिसको हम कहते हैं। ऐसे दो बैग्स है मेरे पास। ठीक है, या मैं कहता हूं एक ही बैग है, चलो सिंपल करते, एक ही बैग है मेरे पास। अब इस बैग में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है अंदर 1 kg का, एक ऑब्जेक्ट अंदर डाल दिया 3 kg का, एक ऑब्जेक्ट अंदर डाल दिया 2 kg का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बैग का टोटल मास क्या है, टोटल मास क्या है, तो टोटल मास का आंसर आप लिखेंगे 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? 6 kg। इस पूरे बैग का मास 6 kg है। तो टोटल मास निकालने के लिए आपने सारे मास को क्या किया भाई? ऐड किया। उसी तरीके से किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो बॉडी पे होने वाले जितने भी चार्जेस आप देख रहे हैं उन सारे चार्जेस को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो चार्जेस को मास की तरह ही हम क्या कर सकते हैं भाई? ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक चार्ज है 1 कूलम का, एक चार्ज है 2 कूलम का, एक चार्ज है 3 कूलम का। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज होगा 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 6 कूलम। कूलम क्या है बेटा? कूलम है अपना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, तो कूलम बेसिकली उन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने कूलम लॉ दिया था, उन्हीं के ऑनर में हमने इस चार्ज की यूनिट का नाम कूलम डाल दिया, कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 टोटल चार्ज हो गया। हाँ, बस एक बात का हमें ध्यान रखना है, एक बात का हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? while adding electrical charges, while adding electrical charges, their nature मतलब प्लस है या माइनस है, must be considered। मतलब चार्ज को ऐड करते वक्त, ऐड करते समय उनके नेचर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर मेरे पास एक बॉडी आई, ऐसे एक बॉडी आई मेरे पास, इस बॉडी के ऊपर मान लेते एक चार्ज है 1 कूलम का, एक चार्ज है -3 कूलम का, एक चार्ज है -1 कूलम का। अब अगर कोई मुझसे पूछे बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है, तो इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज या जो नेट चार्ज हम बोलते हैं वो होगा 1 कूलम प्लस ऑफ -1 कूलम प्लस ऑफ -3 कूलम। तो चार्ज को मैंने ऐड किया, लेकिन ऐड करते समय उनके नेचर का ही मैंने ध्यान रखा कि प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? +1 - 1 0 हो गया, आंसर कितना आएगा? -3। मतलब ये बॉडी टोटल नेगेटिव चार्ज से बनी हुई है। सो मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव। तो भाई इस तरीके से हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं जस्ट लाइक मास। खाली नोट वाला पॉइंट ये है कि ऐड करते समय उनके नेचर को भी हमें क्या करना है? कंसिडर करना है। चाहिए, यहां पे अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म हो गई। बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी अपनी?
दूसरी प्रॉपर्टी थी दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड, सॉरी चार्जेस आर क्वांटाइज, सॉरी 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 गलती हो गई, सॉरी 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 दूसरा वाला था, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड वर्ड जो है ना, ये आया कहां से? ये क्वांटाइज शब्द जो है ये एक ग्रीक भाषा से आया है, सॉरी ये ग्रीक भाषा से आया है और वहां पे वर्ड था क्वांटा, क्वांटा से वर्ड आया है क्वांटाइज, जिसको आगे चल के अभी हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, डुअल नेचर वाला चैप्टर आने वाला है, वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है भाई क्वांटा? क्वांटा का मतलब क्या? सो क्वांटा का मतलब होगा बेटा स्मॉल पैकेट, या स्मॉल बोल लो आप, छोटा, छोटा को हम क्वांटा बुलाते हैं, छोटी चीज। तो चार्जेस जो होते हैं ना वो क्वांटाइज्ड होते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि चार्जेस क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। बेटा जब हम एक बॉडी से, ये हमारा एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी ए टू बी, ये बॉडी का नाम बी, ये बॉडी का नाम ए। अब ये दोनों बॉडी मतलब दोनों मैटर्स है, मैटर है मतलब दोनों के पास एटम है, एटम है मतलब इनके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। अब बेटा अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ए टू बी ले जाऊं, कहां ले जाऊं? ए टू बी, इसके पास कुछ नंबर में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ नंबर में इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं? तो देखो बेटा होता ऐसा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो उनको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। इसलिए जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। वी नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उतना एनर्जी डाल देंगे तो भाई न्यूक्लियस भाई अपना ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर वो अलग कहानी चल जाएगी, वो हम लोग फिर अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अब सपोज मैंने जैसे कह रहा था कि भाई यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पर मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज में ट्रांसफर करूंगा फ्रॉम ए टू बी, मान लेते हैं वो अमाउंट है क्यू, वो अमाउंट है क्यू। सो जो अमाउंट ऑफ चार्ज में ट्रांसफर करूंगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट चार्ज विल ऑलवेज बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, दैट चार्ज विल ऑलवेज बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा, ई। इंटीजर मल्टीपल समझा दो 2 मिनट पहले, ई देख लो, ई क्या होता है? ई को हम बुलाते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बोले तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे होने वाली चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अगर मैंने इस बॉडी से इस बॉडी पे ए टू बी, अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, सॉरी लेटर से 10 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर किए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 11 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 12 किए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ये हमेशा इंटीजर नंबर में होगा। ऐसा नहीं होगा 11.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ऐसा नहीं होगा 1.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ऐसा नहीं होगा 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, नहीं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, नथिंग इन बिटवीन। So the number of electrons that can be transferred from one body to another body will always be in integer form. यहाँ पे n जो है वो हमारा इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू ने n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, so on and so forth, इंटीजर वैल्यू ही रखेगा। तो चार्जेस हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही ट्रांसफर होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्वांटाइज बोलते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है
कि जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ही होगा। और हर एक स्मॉल पैकेट कितना है? ई। हर एक स्मॉल पैकेट कितना है? ई। और जो ई ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू रखेगा। तो एक पैकेट होगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा या 4 जाएगा। आई बात समझ में अपने को? तो Q विल बी N इंटू ई। इसी प्रॉपर्टी को हम बुलाते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटा के फॉर्म मतलब स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। हर एक स्मॉल पैकेट कहलाएगा ई। अच्छा, अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो ये हो गया माइनस, सॉरी ये हो गया प्लस, माय बैड, ये हो गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो ये पॉजिटिव हो गया है। इसके दिमाग से नेगेटिविटी जा चुकी है, अब ये बंदा पॉजिटिव हो गया है। ठीक है ना भाई? इसके पास नेगेटिविटी आ गई है, इसके पास नेगेटिविटी आ गई है, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। क्या मतलब? इसकी गर्लफ्रेंड चली गई इसलिए पॉजिटिव हो गया? अरे ऐसी बात नहीं है भाई, कहने की बात ऐसी नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे सर इसकी गर्लफ्रेंड चली गई इसलिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिविटी चली गई लाइफ में, बंदा पॉजिटिव हो गया। नहीं, वो बात नहीं हो रही है भाई, वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे अलग कहानी है। यहाँ पे चार्ज जा रहा है, गर्लफ्रेंड की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव नेचर हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव हो गया, इसके पास एक्सेस आ गया, इसके पास डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा, कितना पॉजिटिव आया इसके पास? प्लस क्यू। कितना नेगेटिव इसके पास आया? सेम अमाउंट में, माइनस क्यू। तो जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है बेटा, उतना ही अमाउंट ये नेगेटिव हो जाएगा, उतना ही अमाउंट ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल 3 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, 3 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर हुआ 3 कूलम, तो ये वाला बॉडी बन जाएगा +3 कूलम, ये वाला बॉडी क्या बन जाएगा? -3 कूलम, +3 एंड -3, ऐसा हो जाएगा। सही है? तो ये हो गया भाई अपना क्वांटाइजेशन। सही है? तो आते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है भाई कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सही है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे समझेंगे? देखो, सबसे पहले कंजर्वेशन की मैं बात करता हूं। वर्ड कंजर्वेशन, ये वर्ड कंजर्वेशन आया है कंजर्व से, बट ऑब्वियसली बात है, बोला सर ये कौन सा हाई लेवल बता रहे हो, सिंपल सी तो बात है, कंजर्वेशन कंजर्व से आया। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है एनीथिंग दैट रिमेन्स सेम, कांस्टेंट। तो जो चीज बदले ना बदलने वाली चीज को ही हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे तुम्हारा प्यार उसके लिए कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है? मोए मोए हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपने पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कौन? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कौन? जैसे कि दिल तोड़ आशिक हो गया, दिल टूटने के बाद अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, ना कि अपने दोस्त से बात करता है, ना अपने घर वालों से बात करता है, अलग रहता है भाई सबसे। तो ऐसा ही एक सिस्टम हमारे पास है, आइसोलेटेड सिस्टम। ना सर बिगर हंसे हुए जोक मार रहे हो, गंदा जोक था यार, अच्छा जोक नहीं था। अच्छे जोक अभी आने टाइम लगेंगे, धीरे धीरे सीरीज में आगे अच्छे, आई होप अच्छे जोक्स आते रहे। तो भाई अपने पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक डब्बा है। आइसोलेटेड का मतलब इसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब बाहर वालों से ये कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती, बाहर की चीज अंदर नहीं आ सकती। तो ऐसा हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर मान लेते हैं मेरे पास 2 बॉडी हैं। ठीक है? एक का नाम है बॉडी ए, एक का नाम है बॉडी बी। मान लेते हैं बॉडी ए के ऊपर कुछ चार्ज है। कितना चार्ज है? मान लेते हैं +2 कूलम, और इसके पास कुछ चार्ज है, मान लेते हैं +10 कूलम। ऑलरेडी चार्ज है इनके पास, मान लो +2 +10। तो इस सिस्टम में इनिशियली, पहले यहां ले देता हूं मैं, इनिशियली पहले कितना चार्ज है? अभी कितना चार्ज है? तो अभी है 2 + 10, 12 कूलम। टोटल चार्ज कितना है? 12 कूलम। देखो मैंने चार्ज को क्या किया? ऐड किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया मैंने,
चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अब मान लो कि चार्ज का हुआ हेरा फेरी, इसकी टोपी उसके सर, एक ने बन गया राजू, राजू ने कर दिया ITUS, इसकी टोपी उसके सर, इसका चार्ज इसके पास। तो इसने अपना चार्ज उठा के इसको दे दिया। कितना दे दिया? मान लेते हैं भाई 3 कूलम दे दिया। अच्छा स्टूडेंट, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, मतलब कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया। तो जब मैं कहता हूं चार्ज ट्रांसफर हुआ, मतलब इनडायरेक्टली कौन ट्रांसफर हुआ है भाई? इलेक्ट्रॉन। 3 कूलम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इसने 3 कूलम इसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास +3 एक्स्ट्रा आ गए। सही कि नहीं? इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास कितने आ गए? -3 आ गए। सही कि नहीं? 3 कूलम का ट्रांसफर हुआ है, इसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लिया तो इसे माइनस चार्ज आ गया, इसको प्लस चार्ज आ गया, +3। अब चार्ज कितना है? अब चार्ज कितना है इसके ऊपर? 10 + 3 कितना आया? 13 कूलम। 2 - 3, 2 - 3 कितना आया? -1 आया, बराबर ना? -1 कूलम। तो ट्रांसफर के बाद कितना चार्ज हुआ? तो ट्रांसफर के बाद मतलब फाइनली कितना चार्ज है सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है? इसके पास अब आ गया 13 कूलम, प्लस इसके पास कितना आ गया? -1 कूलम। आप देख रहे हो 13 - 1 कितना आया? 12 कूलम। भाई कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप? जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी है। तो सिस्टम के अंदर बॉडीज एक दूसरे पे चार्ज या एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर कर सकती है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्जेस देखें, टोटल चार्जेस देखें, तो वो अपने को नेगेटिव मिलने वाला है, सॉरी वो अपने को कांस्टेंट मिलने वाला है। तो जितना चार्ज सिस्टम में पहले था उतना ही चार्ज सिस्टम में बाद में भी है। पहले 12 कूलम था, अभी भी 12 कूलम है। हाँ, आपस में ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, इनका आपस का इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो सकता है। देखो ना, पहला 2 था इसके पास, +2, बाद में हो गया -1, इसके पास 10 कूलम था, बाद में हो गया +13। इनके इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हमारी यूनिवर्स भी एक तरीके की आइसोलेटेड सिस्टम है स्टूडेंट्स, और हमारे यूनिवर्स में भी टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सो देयर इज नो लॉस ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेट चार्ज मैं बात करता हूं, नेट चार्ज की। ठीक है ना, नेट चार्ज हमारा जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा। तो ध्यान में रखना कि यहां पर जो हमारा नेट चार्ज है, नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। तो यहां पे भी अगर नेट निकाला मैंने तो 12 कूलम, यहां भी नेट निकाला तो मैंने 12 कूलम, नेट चार्ज हमारा कांस्टेंट है, इसे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है अपनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब हम अगले सेक्शन में देखेंगे अपना कूलम्स लॉ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बहुत सारे क्वेश्चन नीट में, जेई में कूलम्स लॉ पे आते हैं, तो डिटेल में हम कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। सो बच्चों, आते हैं अब अपने कूलम्स लॉ के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ। नीट में और जेई में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, कूलम्स लॉ। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट था कूलम नाम का, जिसने लॉ हमें दिया था। विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। इनडायरेक्टली कूलम्स लॉ सॉरी इनडायरेक्टली हमें कूलम्स लॉ चार्जेस के बीच में जो इंटरैक्शन फोर्सेस होता है, जो इंटरैक्शन फोर्सेस होता है, उसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं यूजिंग द कूलम्स लॉ। उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द कूलम्स लॉ, इंटरैक्शन फोर्सेस का। अब जैसे पिछले सेक्शन में स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, लेट अस से एक चार्ज का वैल्यू है Q1, दूसरे चार्ज का वैल्यू है Q2, ऐसे 2 चार्ज है मेरे पास। या चलो उसको और सिंपल करता हूं मैं, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 2 सेम टाइप के चार्ज हैं, जैसे हम लोग लास्ट टाइम एग्जांपल देख रहे थे
कि अगर मान लो मेरे पास दो पार्टिकल है और दोनों सेम नेचर के, प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास दो चार्जेस है और दोनों अगेन नेगेटिव है, सेम नेचर वाले, तब भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर एक चार्ज प्लस है और दूसरी चार्ज माइनस है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्सेस एक्सर्ट करता है। अब ये फोर्सेस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये फोर्सेस की वैल्यू कैसे निकाली जाए, उसी का लेना देना हमें कूलम्स लॉ में सीखना है। सही है, तो भाई शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल पॉइंट के साथ कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, एक का वैल्यू है मान लो प्लस Q1, दूसरे का वैल्यू मान लेते हैं प्लस Q2, और लेट अस से इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर है एक दूसरे से, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है r। सो दो चार्ज है हमारे पास प्लस Q1 Q2, दे बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। सो कूलम्स लॉ हमसे ये कहता है कि चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अब फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बोले तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर इस सेटअप में बोले तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मतलब F इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड, चार्जेस का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि सिंपल भाषा में बोलो तो वैल्यू, चार्जेस की वैल्यू जितना ज्यादा, उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो उतना ही ज्यादा रहेगा, फोर्स उतना ही स्ट्रांग रहेगा, फोर्स उतना ही स्ट्रांग रहेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कूलम्स ने हमको बोला था, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन between any two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and square of the distance between them and inversely proportional to the square of distance between them। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब चार्जेस के बीच में दूरियां जितनी ज्यादा, प्यार उतना ही कम। सही ना भाई, रिलेशनशिप में जितनी ज्यादा दूरियां होंगी प्यार उतना ज्यादा होता है, कम होता है, भाई मुझे तो नहीं पता, जो रिलेशनशिप में उनको पता होगा। तो दूरियां ज्यादा तो फोर्स कम होगा, सॉरी मैंने यहां पे ज्यादा लिख दिया, फोर्स हमारा कम होगा, फोर्स हमारा उतना ही कम होगा। दूरियां जितनी ज्यादा फोर्स उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाए, बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो फ्री फंड में, फुकट में अपने को एक कांस्टेंट मिल जाएगा, और वो कांस्टेंट मान लेते हैं K, इट इज Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से बेटा इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। अब ये जो K है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। K के बारे में जरा जानते हैं, ये K क्या है। तो K बेसिकली हमारा कांस्टेंट है। K क्या है भाई, हमारा कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब जैसा मीडियम होगा वैसे K का वैल्यू चेंज होगा। सो इट्स वैल्यू इज डिफरेंट, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, या मीडियम, मटेरियल बोल लू या मीडियम बोल लेता हूं। तो अलग अलग मीडियम के लिए K का वैल्यू क्या रहेगा भाई, अलग अलग रहेगा।
के का वैल्यू क्या रहेगा भाई, अलग अलग रहेगा जैसे जैसे मीडियम हमारा चेंज होगा। मतलब चार्जेस के आसपास का जो मीडियम है, जैसे चार्जेस को अगर मैंने हवा में रखा तो हवा मीडियम हो गया, इन्हीं चार्जेस को मैं वाटर में लेके गया तो पानी उनके बीच का मीडियम हो जाएगा, इन चार्जेस को अगर मैं ऑयल के अंदर लेके जाऊं तो भाई उनके बीच में ऑयल मीडियम हो जाएगा। तो के का वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, इट्स वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि चार्जेस के आसपास कोई भी मीडियम नहीं है। क्या मान रहे हैं हम लोग कि सर चार्जेस के आसपास कोई भी मीडियम नहीं है, नो मीडियम। तो अगर मैं कहता हूं कि देयर इज नो मीडियम, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की। हम किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अ मीडियम, एब्सेंस ऑफ अ मीडियम। तो मीडियम के एब्सेंस को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, वैक्यूम बुलाते हैं। तो अगर मेरे चार्जेस वैक्यूम में हैं तो वैक्यूम के लिए पता है के का वैल्यू क्या होगा, रट लो बेटा इसको, 9 इंटू 10⁻⁹, बहुत ही बड़ा वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बहुत सिंपल है, आर को इधर लेके जाओ, देखो आर को इधर ले लो, Q1 Q2 को नीचे ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे F बैठा हुआ है तो F का यूनिट क्या, न्यूटन। आर स्क्वायर इधर ले गए तो आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। यहां पर Q1 इंटू Q2, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उनके बीच का यूनिट और ये हो जाएगा वैल्यू। बच्चा ध्यान में रखना, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, वैक्यूम के लिए। मतलब अगर ये मीडियम हमारा चेंज हुआ तो ये के का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। सही है। अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, डिटेल में हम थोड़ा अलग सेक्शन में इसको स्टडी करेंगे, आगे वाले सेक्शन में इसको हम स्टडी करेंगे कि ये जो के है इसका इक्वेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट, ये जो मेरा एप्सिलॉन नॉट है, ये जो मेरा एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारा परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा अपना, परमिटिविटी, परमिटिविटी। किसका परमिटिविटी है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि फिलहाल चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा है। अब अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, मान लो आज चार्जेस के आसपास का मीडियम मैंने वाटर कर दिया तो यहां पर क्या आएगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर मैंने आसपास ऑयल कर दिया तो यहां पर क्या आएगा, परमिटिविटी ऑफ ऑयल। डिस्कशन थोड़ा डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा, इसके ऊपर चर्चा होगी, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चर्चा होगी, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ नाम ध्यान में रखना कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम क्या है भाई, परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी, वैक्यूम की। सर क्यों वैक्यूम, क्योंकि हम चार्जेस को कहां अज्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम में अज्यूम कर रहे हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला जो है अपना F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूं भाई मैं। सो दिस इज द इक्वेशन, so this is the equation to determine the magnitude। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, magnitude of forces sorry between 2 point charges। स्टूडेंट ध्यान देना इसके ऊपर कि हमने कहा कि 2 पॉइंट चार्ज, कूलम्स लॉ जो है ना बेटा वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगेन अभी आप ये सब बातें सिर्फ ध्यान में रखो, डिटेल में आगे एक करके मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट्स अपनी आती रहेंगी कि यहां पर चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज मान के चलते। पॉइंट चार्ज मतलब इत्तू सा, जिसका साइज बहुत छोटा होता है। अब देखो वैसे तो पॉइंट चार्ज का कोई डेफिनेशन होता नहीं है, मतलब यू कैन नॉट डिफाइन पॉइंट चार्ज। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में एक बड़ा सा बलून है, ठीक है ना, या बड़ा सा मेरे पास एक बॉल है, स्टील बॉल है, और उसको अगर मैं नजदीक से देखूं तो उसकी साइज बड़ी नजर आएगी, तो मैं उसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको पॉइंट बॉडी में नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर उसी बॉडी को अगर मैं बहुत दूर जाके देखूं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाके देखूं, तो बॉडी मुझे इतू से नजर आएगी, तो उस समय मेरे लिए वो बॉडी कैसे काम करेगी, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट की तरह नजर आएगी।
तो वैसे ही होता है स्टूडेंट्स के पॉइंट चार्जेस का वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, वो डिस्टेंस टू डिस्टेंस हम चेंज भी कर सकते हैं। तो भाई छोटा चार्ज, बेसिकली छोटा चार्ज मतलब साइज बहुत छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। तो मतलब जब हम दो चार्ज को कंसिडर करते हैं, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू देयर डायमेंशन, एज कंपेयर टू देयर साइज। तब ऐसे बॉडी को हम पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। तो कूलम्स लॉ से पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडीज है, बड़ी बॉडी है, तो कूलम लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे, परमिटिविटी के बाद ये सब आने वाला है। ये सब पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहले जरा इस मैग्नीट्यूड और इस मैग्नीट्यूड को पहले समझ लेते हैं कि भाई चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ये है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब फोर्स हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वापिस से बेसिक, बैक टू बेसिक, फोर्स क्या है सर? फोर्स एक वेक्टर है, सही कि नहीं? अब अगर फोर्स एक वेक्टर है तो वेक्टर के पास दो चीज होती है। क्या दो चीज होती है? एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। सही, वेक्टर के पास दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता करें सर? ये रहा फॉर्मूला 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सर व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? आइए डायरेक्शन समझते हैं। अब कूलम्स ने कहा कि द डायरेक्शन और द फोर्सेस विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन joining two charges। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो हमेशा चार्जेस के उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो उनको जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वापिस है, ये मेरा एक चार्ज Q1, ये मेरा एक चार्ज, इसका नाम है Q1, ये मेरा एक चार्ज, इसका नाम क्या रख दिया भाई मैंने? Q2, और ये इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा ये इनके बीच का डिस्टेंस है। मान लो डिस्टेंस कितना इनके बीच में? ये रहा डिस्टेंस इनके बीच में है R, R इनके बीच का डिस्टेंस है। तो फोर्स विल ऑलवेज, अभी अच्छा और एक चीज, ये मान ले दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव है मतलब इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। चार्जेस पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करते हुए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा उस लाइन के अलोंग होगा जो दोनों को जोड़ती है, मतलब इस लाइन के अलोंग। मतलब देखो धक्का मारने के लिए कहीं भी मार सकता हूं ना, धक्का मतलब मैं इधर ही मार सकता था, नीचे ही मार सकता, राइट में भी, लेफ्ट में भी, कहीं भी धक्का मार सकता था। लेकिन ये चार्ज धक्का कहां मार रहा है? उस लाइन के अलोंग मार रहा है जो इनको कनेक्ट करे। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसने, तो इसने इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो F21 बोले तो, F21 बोले तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज या बाय फर्स्ट चार्ज। बाय फर्स्ट चार्ज। अब इसने इसको धक्का मारा तो ये भी इसको धक्का मारेगा। ये कुछ सुना सुना लग रहा है ना, ये कुछ करण अर्जुन जैसी फीलिंग आ रही है ना। करण अर्जुन की मूवी थी, अरे यार वहां कोई काली माँ का मंदिर था, चूड़ियों का बाजार था, ऐसा कुछ याद आ रहा है अपने को कि यार अगर इसने इस पे फोर्स लगाया तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। क्या याद आ रहा है अपने को? क्या हल्का हल्का याद आ रहा है? हल्का हल्का हमको याद आ रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसने इस पे क्या किया? एक्शन। ये इसको क्या देगा? रिएक्शन। तो जो रिएक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो देखो दोनों चार्ज पर फोर्स उसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है जो उनको कनेक्ट कर रही है। तो इस पे जो फोर्स लगा तो फोर्स लगा ऑन फर्स्ट, किसने लगाया? सेकंड। तो यहां मैं चाहे तो लिख भी दूंगा कि F12 मतलब क्या सर? F12 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, किसने लगाया? सेकंड चार्ज। तो ये फोर्स बेटा हमेशा उस लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगा जो उनको कनेक्ट करता है।
अच्छा, अब ये जो दोनों फोर्सेस है बेटा F12 और F21, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बेटा, इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो फोर्सेस विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट, इनका डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, क्योंकि यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है। तो अपने को यहां पर ध्यान में रखना है बच्चा कि इधर अपना न्यूटन का थर्ड लॉ, ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ओबेड। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या करेगा भाई, ओबे करेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F12 जो है अपना विल बी इक्वल टू F21 मैग्नीट्यूड वाइज। ये मॉड बना दिया हमने, मॉड का मतलब क्या हो गया भाई, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन वाइज लिखना पड़े, मुझे डायरेक्शन बताना पड़े, तो मैं लिखूंगा F12 विल बी माइनस ऑफ क्या रहेगा, F21। ये तो हम देख रहे हैं कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स बेटा, तीन चीज पे डिपेंड करेगा फोर्स। कौन से तीन चीज पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेकेंड इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड थर्ड इट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो हमारा फोर्स है, ठीक है ना, ये जो हमारा फोर्स है इसको हम कूलम फोर्स बोलेंगे, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ये जो फोर्स होता है F, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये सबसे पहली बात तीन चीज पे डिपेंड करेगा। पहला डिपेंड करेगा, सॉरी इसको मैं लिख देता हूं मैं यहां पर, इट डिपेंड्स ऑन ए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, सेकेंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड तीसरा मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब जैसे मैंने पहले कहा बच्चा कि इसके ऊपर चर्चा थोड़ी मैं रुक के करूंगा, परमिटिविटी वाली बात याद है, 2 मिनट पहले मैं कह रहा था, 5 मिनट पहले कह रहा था कि भाई परमिटिविटी हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, तो ये मीडियम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हम रुक के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमको ये पता चला कि ये जो कूलम फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड तीसरा अपना मीडियम बिटवीन चार्जेस, या सिर्फ डिस्टेंस ही बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इतना पूरा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ही बोल सकते हैं। इसको डिपेंड करता है ना भाई, वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अच्छा, और एक चीज, ये जो अपना कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। सही, थर्ड लॉ को ओबे करेगा। नेक्स्ट, ये जो अपना कूलम्स फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या कूलम्स लॉ जो है अपना, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सो इन बातों का स्टूडेंट्स अपने को ध्यान रखना है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। चाहिए, चलो, तो भाई सबसे जरूरी चीज वापस मैं लिख देता हूं, F इज इक्वल टू K का वैल्यू याद कर लो, इट इज 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या रहेगा स्टूडेंट लोग, आर स्क्वायर। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो इन बात का ध्यान रखना है, और इसको बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं अपने अलग नए टॉपिक के ऊपर। कूलम्स लॉ से जुड़ा हुआ है वेक्टर्स फॉर्म, या वेक्टर फॉर्म, सॉरी वेक्टर्स क्यों बोल रहा हूं पता नहीं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आओ बहुत सिंपल है। अब भाई ये मान लो अपना वाई एक्सिस, ये मान लो भाई अपना एक्स एक्सिस, और यहां पर दो चार्ज है, यहां पर दो चार्ज है, टू चार्जेस हियर, दिस प्लस q1, say this is another charge, say this is plus q2. Okay, the charges ka nature are positive. Sorted? Let us say this is the origin of the axis. Okay, now let me draw a position vector. एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं मैं यहां से ऐसे, भाई ये क्या हो गया, हाँ, एक पोजीशन वेक्टर में ड्रॉ करता हूं ये, तो ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया है ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर of first charge q1 with respect to origin. So let me call this as r1. So ये उसकी पोजीशन हो गई r1. Similarly, sorry, shape, ये रहा, ये क्या हो गया भाई अपना पोजीशन वेक्टर of second charge r2 with respect to origin. So r1 and r2 are the position vector of charges with respect to origin. सही है, with respect to origin. हाँ आ रहा है भाई, हाँ आ रहा है, with respect to origin. ओके अब ये चार्जेस एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स, क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। अब बेटा अब ध्यान रखना, अब Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बराबर इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। The force will always act along the line joining two charges. हाँ कि ना, सही कि नहीं भाई, देखो ये लाइन को ज्वाइन कर रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब एक मिनट, अब दे दो, इधर देखो, अब मैं यहां पे तीसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं, यहां मैं तीसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान देना, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, तो थोड़ा आपको नजर आएगा। यस, ये रहा मोटा वाला एकदम रेड से, ये वाला, ये वेक्टर ई वाला वेक्टर, देख रहे हो आप। तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, मान लेते ये वेक्टर है सिंपली आर, ये वेक्टर है सिंपली आर, ये वेक्टर सिंपली क्या है, आर। अब ट्राइंगल लॉ लगाओ बेटा, ट्राइंगल लॉ याद है, ट्राइंगल लॉ वेक्टर क्या बोलता है, जहां पर फर्स्ट वेक्टर खत्म होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा, एक ट्राइंगल बनाएगा, एंड द थर्ड साइड विल गिव मी द डायरेक्शन, सॉरी थर्ड साइड विल गिव मी द रिजल्टेंट। यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा r2 प्लस r इज इक्वल टू r1। ये देखो यार, ये मेरा पहला वेक्टर है बेटा, ये देखो ये जो है इसको मैं अपना फर्स्ट वेक्टर मानूंगा, ये जो है इसको अपना फर्स्ट वेक्टर मानूंगा, देखो r1। ओके, ये मेरा दूसरा वेक्टर r, तो जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू, इन ऑर्डर। So they are acting as a two adjacent sides of a triangle. The third side will give me the resultant, which is r1. This is the resultant. This is the resultant, r1. So now r is simply what? R is simply what? It is r1 minus क्या है बेटा अपना r2, r1 minus r2। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। अच्छा कैसे बोलोगे रिकॉर्डेड है, क्या कर रहे हो सर। ठीक है, तो r क्या होगा भाई मेरा, r1 माइनस क्या हो गया, r2। हाँ अब ध्यान दो अब जो अपना फोर्स है F, वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, और उस वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा। अब आपको याद होगा कि किसी भी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते ही इसलिए है कि वो हमें डायरेक्शन बताए, बराबर। और यूनिट वेक्टर को पता हम कैसे लिखते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर, मान लो यूनिट वेक्टर है u, उसको हम लिखते हैं अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड।
जब हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, यूनिट वेक्टर। सही 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 सही, ठीक है, साथ में रहो साथ में रहो साथ में रहो साथ में रहो साथ में रहो। हाँ भाई तो अब ये रहा मेरा फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना सर, सर के Q1 इंटू Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। अब बेटा उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आर, इसका आर, ये आर क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस, इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड, आर का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, चमका, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, अब बेटा मैं, अब सुनो, ध्यान सुनो, कौन से फोर्स का डायरेक्शन निकालूं? तो मैं कहता हूं कि मैं निकालने वाला हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं निकालने वाला हूं फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकंड। तो मैं F12 निकालता हूं, सॉरी F12 मैं निकालता हूं, F12 फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, इसका डायरेक्शन मैं निकालता हूं। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है? तो पहली बात तो देखो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, सही कि नहीं, इस डायरेक्शन में है। और इस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया भाई, F12, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये हो गया मैग्नीट्यूड, हाँ। अब डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है सर, इस फोर्स का डायरेक्शन अलोंग आर है, अलोंग क्या है, आर, देख लो भाई, आर के अलोंग उसका डायरेक्शन है। तो यहां पर जिस वेक्टर का मैं इस्तेमाल करूंगा, यूनिट वेक्टर का, वो क्या होगा, आर, उसका इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पर क्या आएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। समझ रहे आप लोग? यहां पर एक यूनिट वेक्टर मैं ले लूंगा, मान लो यूनिट वेक्टर है मेरा यू, सुनो, मान लो यूनिट वेक्टर है मेरा यू, सो ये वैसे का वैसे ही, हाँ। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है भाई मेरा, आर, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर, चमका। मैंने आर क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर इस, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, आर के डायरेक्शन में। तो ये इक्वेशन क्या बना, F12 क्या बना सर, F12 बना K टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब इंटू आर, चमका। तो ये जो फोर्स है F12 वो कौन सी दिशा में है, आर की दिशा में, आर के डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में F12 है उसी डायरेक्शन में आर है। और फिर आप आर को बचा लो, ये सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, विच इज R1 माइनस R2, वो आपकी मर्जी, आपको सब्स्टिट्यूट करना है करो, वरना अलग से सॉल्व करके भी सब्स्टिट्यूट बाद में कर सकते हैं। हाँ बस आपको पता होना चाहिए बेटा, आप लोग को ये पता होना चाहिए, इसको हल्के मत लो। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग इट हियर डजंट मीन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट्स जस्ट दैट कि मैंने इक्वेशन को सिर्फ आर के टर्म में ही रखा है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मतलब देखो ना, ये देखो कितना बढ़िया बन रहा है इक्वेशन, कितना बढ़िया बन रहा है इक्वेशन। अगर आप इसको देखोगे ई वाले पार्ट को, ई वाला पार्ट तुमको क्या देगा, मैग्नीट्यूड, ये वाला पार्ट क्या देगा, मैग्नीट्यूड। और ये अपने को क्या दे रहा है, ये अपने को दे रहा है डायरेक्शन, ठीक है ना भाई। तो ये हमको दे रहा है मैग्नीट्यूड, ये वाला हमको क्या दे रहा है भाई, डायरेक्शन, सही है। तो भाई ये है अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब स्टूडेंट आप इसी तरीके से चाहिए तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट बाय फर्स्ट। ये वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, ये वाले फोर्स की बात कर रहा हूं। तो हम ये वाला फोर्स जो इस पे लगेगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, हम ये वाला फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सही कि नहीं। यही लॉजिक लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज F21 का वेक्टर फॉर्म। तो आप देखेंगे कि F12 जो है वो माइनस है, नेगेटिव है of F12, both forces are equal in magnitude but opposite in direction। जैसा मैंने पहले कहा था कि भाई फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। तो स्टूडेंट्स ये है अपना कूलम्स लॉ एंड उसका वेक्टर फॉर्म।